हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इंडेक्स। तो कैसे आप सभी। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोशिका। तो कोशिका में हमने जो है छोटी मोटी चीज़ों पे जो है चर्चा कर ली थी, जैसे कि हमने उसका सिद्धांत देखा। ठीक है, कोशिका को सबसे पहले किन्होंने देखा, ठीक है, तो उनका नामकरण वगैरह सारा चीज़ जो है हमने वो कवर कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे कोशिका के टाइप्स और उसके अंगकों के बारे में, उसके ऑर्गेनल्स के बारे में। तो यहाँ यदि हम देखें तो कोशिका जो थी वो हमारी दो टाइप की थी। उसके जो प्रकार हैं वो मुख्यतः दो हैं। कौन कौन से? पहले आता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा प्रकार आता है यूकैरियोटिक। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार आ गए। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इनके अंदर यदि मैं बात करूं, ये देखिए ये हमारे पास कोशिका है और ये मध्य में केंद्रक है। ठीक है, तो अब आप देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उसमें ये जो केंद्रक होगा ये कैसा होगा? ये होगा अल्प विकसित। क्लियर? तो ये किस तरह का होगा? यह होगा अल्प विकसित, मतलब पूर्णतः जो विकसित यह नहीं होगा। यहीं यूकैरियोटिक की बात करें तो यहां जो केंद्रक होगा वो पूर्णतः विकसित होगा। अब प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं वो किनमें हमें देखने को मिलती है? तो यह हमें देखने को मिलती है नील, हरित, शैवाल इत्यादि में हमें यह देखने को मिलती है। और यूकैरियोटिक तो उच्च वर्ग के जितने भी जीव और पौधे हो गए उनमें सभी में ये हमें देखने को मिलेगी। इट मीन्स यदि मनुष्य की बात की जाए तो वहाँ हमें इन दोनों में से कौन सी देखने को मिलेगी? तो वो भी यहाँ हमें यूकैरियोटिक ही देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर जो उच्च वर्ग के जो भी जीव हैं उनमें सभी में हमें यूकैरियोटिक देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक में भी आपका मैटर जो है क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑर्गेनल्स के बारे में, जिनसे बहुत बार जो है परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए ऑर्गेनल्स जो हैं इनको हम पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जो है बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको साथ के साथ इसमें बताते जाएंगे। तो अब देखिए जो सबसे पहला ऑर्गन, जो सबसे पहला जो भाग है इसका, उसकी मैं बात करूं तो यहां हमारे पास आ रहा है कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति क्या काम करती है? तो कोशिका भित्ति देखिए कि जीव द्रव्य के बाहर एक आवरण होता है। लास्ट कक्षा में हम इस पे बात कर चुके हैं कि जीव द्रव्य क्या है। तो कोशिका में जो है यहाँ आपको चारों तरफ यूं लिक्विड एक द्रव भरा हुआ देखने को मिल जाएगा यहाँ भी। तो इसे हम क्या बोल देते हैं? इसे हम बोल देते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, कंबाइन तौर पे बोल देते हैं इसको। अब आप देखिए कि जीव द्रव्य के बाहर जो ये आवरण हो गया, यह आवरण क्या है? कोशिका भित्ति। क्लियर? ठीक है, तो कोशिका भित्ति क्या होगी? जीव द्रव्य के जो बाहरी आवरण हो गया उसे हमने क्या कह दिया? कोशिका भित्ति। तो अब आप देखिए कि इसका कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका कार्य हो गया जो अवांछनीय कुछ पदार्थ हो गए तो उनको कोशिका के अंदर नहीं आने देना। ठीक है, तो ये सुरक्षा का भी कार्य करती है। यांत्रिक कुछ ऐसा कुछ हो जाता है इसके अंदर जो उनसे भी जो है ये डैमेज से भी जो है बचाने का काम करती है। ठीक है, तो यहां मैं यदि लिखूं तो अब आप देखिए
ठीक है। तो मेनली इसका जो कार्य है वह है सुरक्षा का कार्य हो गया। ठीक है। अब एक ये क्या करती है, यह एक संबंध स्थापित करने का भी कार्य करती है, जैसे दो कोशिकाओं के बीच में जो संबंध होगा उसको भी स्थापित करने का यह कार्य करती है। तो यहाँ आपको मे बी चीज़ ये जो है समझ आ चुकी होगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमारा जो पहला ऑर्गन जो हम कर रहे हैं यहाँ, तो वो आता है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति क्या है, तो जीव द्रव्य के जो चारों तरफ का जो आवरण हो गया उसे हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कोशिका भित्ति। ठीक है। और यह क्या होती है, यह निर्जीव होती है। ठीक है। को जीव द्रव्य के चारों ओर का निर्जीव जो आवरण हो गया उसे क्या कह दिया, कोशिका भित्ति। मैं यहाँ लिख देता हूँ निर्जीव आवरण। क्लियर। और जीव द्रव्य के चारों तरफ। ठीक है। और अब यदि इसके कार्य को देखें तो मेनली इसका जो कार्य है वह है सुरक्षा का कार्य। सुरक्षा का, जैसे अवांछनीय पदार्थ या अवांछनीय जो अणु होंगे उनसे बचाने का कार्य करेगी, और कोई भी जो है यांत्रिक संक्रमण या कैसा भी डैमेज होगा तो उससे भी ये बचाने का कार्य करेगी। और जो आपसी जो है कोशिकाओं के मध्य संपर्क बनाए रखने का जो है कार्य वो भी यह बखूबी करेगी। तो यहाँ तक में भी आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी। और जो प्रश्न था वो यही आया हुआ था कि कोशिका भित्ति का कार्य पूछा गया था, जिसके अंदर जो है 3 कार्य जो है वो इसके थे ही नहीं, वो थे गोल्जी उपकरण के। और वहाँ जो है आपको जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो चुके थे, क्योंकि गोल्जी जब उपकरण हम करेंगे तो वहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका जो मेनली जो कार्य है वह है सुरक्षा का। तो आगे जब गोल्जी उपकरण हम करेंगे तो वहाँ आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक जो है चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब आगे हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ। अब देखिए, जो दूसरा हमारा ऑर्गन है वह है अंतः झिल्ली। लिख देता हूं। अंतः झिल्लिका तंत्र। तो अंतः झिल्लिका तंत्र क्या चीज़ होती है, तो यहाँ देखिए कि जो ऑर्गन होंगे झिल्लीदार जो अंगक होंगे उनके कार्य संरचना भले ही एक दूसरे से जो है भिन्न हों, पर बहुत सारे जो आपको ऐसे ऑर्गन देखने को मिलेंगे जिनके आपको कार्य भी सेम देखने को मिलेंगे। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या बात हो गई कि अभी आपने कहा कि कार्य संरचना भिन्न होती है और यहाँ कार्य संरचना समान भी होगी। तो यहाँ अब आप देखिए, यदि संरचना की बात होगी तो यह पूर्णतः भिन्न होगी, यह एक दूसरे के समान बिल्कुल भी नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। और यदि कार्य देखें तो ये हमें कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के समान जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, इनके जब कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते, एक दूसरे के समान होंगे, और इस तंत्र के अंदर हमें 3 ऑर्गन पढ़ने। अब वो 3 ऑर्गन कौन कौन से पढ़ने, तो 3 ऑर्गन हमें इसमें पढ़ने हैं। पहला आएगा अंतःद्रव्य जालिका, जिनके कार्य और संरचना की हम बात करेंगे। दूसरा आ जाएगा गोल्जी उपकरण, और तीसरा जो है वो हो जाएगा रसधानी। तो कौन कौन से ऑर्गन आ गए, अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण और रसधानी। कौन कौन से, एक बार पुनः देखिए, अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण और रसधानी। तो अब इसमें सबसे पहले हम पकड़ते हैं अंतःद्रव्य जालिका को। ठीक है जी। तो अब देखिए अंतःद्रव्य जालिका। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब अध्ययन किया जाता है तो उसके पश्चात यह हमें देखने को मिलता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के जो जीव द्रव्य जो है वो आपस में जैसे उनके अंदर चपटे और आपस में थैली जैसी कुछ छोटी जालिकादार जो है नलिकाएं
नलिका तंत्र हमें देखने को मिलता है, नलिकावत तंत्र हमें देखने को मिलता है, जिसको क्या बोल दिया, अंतर्द्रवी जालिका। तो एक बार फिर देखिए कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन के पश्चात, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करते हैं तो हमें जो है जीव द्रव्य के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो पश्चात जीव द्रव्य में थैली और चपटे नलिकावत जालिका तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो तंत्र देखने को मिलता है, ऐसा ये बिखरा सा रहता है, कोई वो नहीं है, ठीक है। और जिसे क्या कह दिया गया, अंतर्द्रव्य जालिका। अब इसमें क्या होता है कि अंतर्द्रव्य जालिका भी हमें अब आगे दो तरीके की देखने को मिलेगी। सबसे पहली हमें देखने को मिलेगी खुरदरी, और दूसरी आ जाएगी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। दो तरह की होगी, कौन कौन सी, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अब आप देखिए कुछ इस तरह से, यदि मैं इसकी कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके की, और यहाँ ये हो गई खुरदरी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और ये हो गई चिकनी। अब बात ये आती है कि ये खुरदरी है तो खुरदरी क्यों है, चिकनी है तो ये चिकनी क्यों है। खुरदरी ये इसलिए क्योंकि इसके ऊपर हमें ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रही है, ये असल में है क्या, ये है राइबोसोम, ठीक है। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो है अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी होती है, और यहाँ हमें राइबोसोम नहीं देखने को मिलते, इसलिए ये कैसी है, यह है चिकनी। तो यहाँ तक में भी आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब आप देखिए, अब हमारा जो ऑर्गन है सेकंड नंबर पे वो है गोल्जी उपकरण। तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। गोल्जी उपकरण, तो सबसे पहले कौन, कैमिलो गोल्जी, इन्होंने ही इसे देखा। कब देखा, तो इन्होंने देखा 1898 में। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गोल्जी उपकरण। इन्हीं के नाम पे ही इसका जो है नामकरण कर दिया गया। तो इन्होंने पहली बार जब इसे देखा तो अब ये कैसी थी, तो ये थी घनी रंजित जो है जालिकावत संरचना थी। तो यह कैसी थी, घनी रंजित जालिकावत, मतलब जाली यूं नेट के समान, ठीक है, संरचना थी। और ये कहाँ देखी गई थी, तो ये देखी गई थी तंत्रिका कोशिका के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा
कि गोल्जी उपकरण की हम बात कर रहे थे, तो इसे किन्होंने डिस्कवर किया था? तो कैमिलो गोल्जी ने किया था। कब किया था? तो 1898 के अंदर किया था। तो ये कैसी दिखाई देती है? तो ये हमें घनी रंजित जालिकावत दिखाई देती है। और इसे सबसे पहले किस में देखा गया था? तो इसे देखा गया था तंत्रिका कोशिका के अंदर। फिर उसके बाद अब ये इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, यहाँ फोटो जो है अटैच हो गई है साथ में। तो अब आप इसमें देखिए कि इसकी संरचना किस तरह की है। तो इसमें आपको थैली और कुंड मिलकर एक ऐसी संरचना दिखाई देगी। अब इसका यदि मैं कार्य की बात करूं तो इसका जो कार्य है वह है द्रव्य को कोशिका के बाहर स्रावित करना। द्रव्य को मैं लिख देता हूं साथ में, द्रव्य को कोशिका के बाहर स्रावित करना। तो ये कहना क्या चाह रहा है? तो अब मैं इसे देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि मैं बात करूं तो हम बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, या हम टीचर जो हैं हमारा काम जो है बोलने का काम है। तो यदि मैं बोल रहा हूं तो मेरी सिर्फ जीभ ही थकनी चाहिए, पूरा शरीर क्यों थक जाता है? यदि हम बैडमिंटन खेलते हैं तो मैं राइट हैंडेड हूं, तो मेरा राइट हैंड ही जो है वही थकना चाहिए, पूरी बॉडी क्यों थक जाती है? तो रीज़न यही है कि जो एनर्जी का जो परिवहन है, जो ऊर्जा का जो परिवहन है, वो कौन कर रहा है? वो गोल्जी उपकरण कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? द्रव्य को कोशिका के बाहर स्रावित कर रहा है। मतलब ये दो कोशिकाओं के मध्य एक संपर्क, एक संबंध बनाता है, जिसकी वजह से क्या करता है? ऊर्जा का परिवहन करता है ये, ठीक है। इसीलिए हमारा पूरा शरीर थक जाता है। अब हम चलते हैं तो हमारे सिर्फ पैर थकने चाहिए, पूरी बॉडी थक जाती है। तो क्यों थक जाती है? क्योंकि ऊर्जा का परिवहन हो रहा है। कौन कर रहा है? गोल्जी उपकरण कर रहा है। तो यहाँ तक जो है मैटर में भी आपको समझ आ चुका होगा। एक बार इसे मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। गोल्जी उपकरण हमारा जो ऑर्गन था, इसमें हमने देखा कि किन्होंने इसे डिस्कवर किया? तो कैमिलो गोल्जी ने किया। कब किया? तो 1898 के अंदर किया। किसके अंदर इन्होंने देखा? तो तंत्रिका कोशिका में इन्होंने देखा। तो इसकी संरचना किस प्रकार की देखी थी? तो इसकी संरचना देखी घनी रंजित जालिकावत थी, जैसे कि वो डायग्राम में आपको दिखाया था। थैली और कुंड नाम भी उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर इसका यदि कार्य देखें तो द्रव्य को कोशिका के बाहर स्रावित करना मीन्स ऊर्जा का परिवहन करना। मैं यहाँ एक लिख ही देता हूँ। तो ऊर्जा का परिवहन करना, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें जो है मैं भी आपको समझ आ चुकी होंगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले ऑर्गन की तरफ, जो है रसधानी। रसधानी, इससे वैक्यूल भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको रिक्तिका समझ आ जाएगी। जैसे कि कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसधानी कहते हैं। तो क्या कोशिका द्रव्य में ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह, झिल्ली द्वारा घिरी जगह, इसे क्या कह दिया? रसधानी कह दिया। अब इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो इसमें हमें पानी, रस और उत्सर्जी पदार्थ,
और अन्य पदार्थ भी हमें उत्पाद जो है देखने को मिलते हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो वो सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं। और पादप कोशिका में जो रसधानी जो होती है वो 90% तक का हिस्सा कवर करती है। तो पादप कोशिका में रसधानी 90% तक हिस्सा कवर करती है। ठीक है, तो यहाँ तक में भी आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। रसधानी को हम वैक्यूल भी कहते हैं, और यहाँ जो है कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को जो है रसधानी कह देते हैं। अब इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो पानी, रस, उत्सर्जी पदार्थ और अन्य पदार्थ भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है पादप कोशिका के अंदर 90% तक हिस्सा अपना कवर करती है। अब इसके बाद चलते हैं अगले ऑर्गन की तरफ। तो अगला जो हमारा ऑर्गन आएगा, तो यहाँ आप देखिए, ठीक है, फिफ्थ थिक, तो यहाँ जो ऑर्गन आ जाएगा वो कौन सा होगा, सूत्रकणिका। ठीक है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासों में आपने बहुत बार इसको देखा होगा, जिसके अंदर आपने माइटोकॉन्ड्रिया नाम बहुत बार पढ़ा है। और इसको बार बार जो है विद्युत का शक्ति, जो क्या बोलते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस, बहुत बार बस ये पढ़ते गए हैं हम। ठीक है, तो आज हम इसकी संरचना के बारे में कुछ इसके छोटे मोटे काम हम देखेंगे। तो देखिए, सूत्रकणिका, तो जब तक देखिए तो विशेष रूप से इसे अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक हम इसे देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विशेष रूप से अभिरंजित। ठीक है, तो इसे पहले विशेष रूप से अभिरंजित करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम इसे देख पाएंगे सूक्ष्मदर्शी द्वारा। फिर प्रत्येक कोशिका में जो सूत्रकणिका होते हैं उनकी संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। इसमें कोई ये जो एक जो मैं एग्जैक्ट बताऊं तो वो ऐसा कुछ नहीं होता, ये हर कोशिका में जो है अलग अलग इनकी संख्या होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो अलग अलग हमें देखने को मिलती है। फिर अब ये अलग अलग भी क्यों देखने को मिलती है, तो ये इसकी कार्य की और उसकी संरचना के अकॉर्डिंग जो है ये अलग अलग होती हैं। कोशिका की कार्य की और उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग होती हैं। फिर अब आगे बात करें, आकार देखें तो इसका आकार भी भिन्न होता है। ठीक है, अब इसका आकार जो हमें कैसा देखने को मिलता है, तश्त्रीनुमा, बेलनाकार। ठीक है, तो इसका आकार हमें कैसे देखने को मिलता है, तश्त्रीनुमा और बेलनाकार। अब इसके आकार की यदि हम बात करें कि हमें इसकी लंबाई कितनी, इसका व्यास कितना है, तो यहाँ हम देखेंगे तो इसका जो लंबाई है वो 0.1 से 4.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, 1.0 होगा, सॉरी, या
1.0 0.1 कर दिया, ठीक है। तो 1.0 से 4.0 या 4 माइक्रोमीटर हमें इसकी जो है लंबाई देखने को मिलती है। और यहीं यदि मैं व्यास की बात करूं तो व्यास हमें जो है इसका 0.2 से 1 माइक्रोमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका व्यास। अब आपको इसकी स्ट्रक्चर यहाँ सामने विजिबल होगी, आपको दिखाई दे रही होगी। तो अब आप इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, अब आपको कैसी दिखाई दे रही है। तो ये हमें कुछ इस तरीके से यूं दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसी ये 2 लेयर हो जाएंगी यहाँ पे इसकी, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उस स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिला कि इसके ऊपर जो है हमें 2 भित्तियाँ देखने को मिलती हैं। एक बाहरी भित्ति, जैसे ये होगी बाहरी, और ये होगी भीतरी। क्लियर, 2 भित्तियाँ देखने को मिली है, पहली हो गई बाहरी, दूसरी होगी भीतरी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साथ के साथ दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा दोहरी झिल्ली कौन कौन सी होगी, बाहरी और भीतरी। तो अब बाहरी व भीतरी झिल्ली में इसमें क्या है, अवकाशिका होती है जो स्पष्ट हमें देखने को मिलती है। जलीय कक्षों की जो अवकाशिका है वो स्पष्ट देखने को मिलती है, जैसे कि ये रही, ठीक है। तो ये अवकाशिका जो है हमें स्पष्ट देखने को मिलती है। अब ये क्या करती है, बाह्य कक्ष व भीतरी कक्ष में विभाजित करती है इसको। अब बाह्य कक्ष और भीतरी कक्ष में भी इसको विभाजित कर रही है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, घना समांगी जो है एक पदार्थ भरा होता है जिसे हम आधात्री कह देते हैं। यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, घना समांगी पदार्थ भरा रहता है जिसे आधात्री कहते हैं, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ मध्य में क्या हो जाएगा, इसमें घना समांगी जो है पदार्थ भरा रहता है जिसे क्या कह दिया जाता है, आधात्री कह दिया जाता है। तो सूत्रकणिका जो होती है ये क्या करती है, ये वायवीय शोषण से संबंध रखती है। तो यहाँ ये क्या करेगी, वायवीय शोषण। वायवीय शोषण से संबंध रखता है, ठीक है। अब इसमें कोशिकीय ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। तो अब ये जो ऊर्जा बनाता है वो किस रूप में बनाता है, एटीपी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर देता हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। तो हमारा जो ऑर्गन था अगला वो था सूत्रकणिका, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हम शुरू से ही इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादित होती है यहाँ। अब इसे देख कैसे सकते हैं हम इसे देख सकते हैं विशेष रूप से अभिरंजित कर कर ही इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक कोशिका में इनकी संख्या होती है वो भिन्न भिन्न रहती है, एक समान नहीं रहती। अब वो भिन्न क्यों रहती है, कोशिका की जो कार्यकी और उसकी संरचना के आधार पे जो है इनमें संख्या भिन्न रहती है। अब इसके आकार की बात की थी हमने, तो आकार कैसा होता है, तश्तरीनुमा और बेलनाकार होता है। अब यदि हम इसको डिजिट में देखें तो यहाँ 1.024 माइक्रोमीटर जो है इसकी लंबाई है, इसकी लेंथ है। और यहीं अगर इसका
डायमीटर देखें तो वो है 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इसका व्यास हो गया। तो यहाँ तक ये चीज़ें समझ आई। फिर उसके बाद हमने देखा कि यह जो है दोहरी झिल्ली युक्त होता है। अब दोहरी झिल्ली युक्त होता है तो दो कौन कौन सी झिल्ली होगी इसमें, पहली आ गई बाहरी झिल्ली, दूसरी आ गई भीतरी झिल्ली। फिर हमने संरचना देखी, तो एक बार आप फिर से वहाँ डायग्राम में देखिए, और एक ये जो मैंने खूबसूरत सा डायग्राम बनाया है इसे भी देख लीजिए। तो यहाँ हमने देखा कि ये होगी बाहरी झिल्ली और ये होगी हमारी भीतरी झिल्ली। अब इस भीतरी झिल्ली के अंदर हमें जो है, अब आप देखेंगे यहाँ जो है अवकाशिका देखने को मिलती है, जिसमें हमें आधात्री देखने को मिलता है। अब ये आधात्री क्या है, तो ये क्या है, घना समांगी पदार्थ होता है जो यहाँ भरा रहता है इन अवकाशिकाओं के अंदर, जिसको हमने क्या कह दिया, आधात्री कह दिया। और जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, और इसीलिए इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको सूत्रकणिका जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपको समझ आ चुका होगा। फिर उसके बाद जो है एक ऑर्गन और कर लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है जिसकी वजह से जो है अगली वीडियो में हम सारे ऑर्गन कंप्लीट कर देंगे इसके। तो अब देखिए, तो अगला जो हमारा ऑर्गन आ गया वो आ गया लवक। ठीक है, अब देखिए लवक के बारे में। लवक सभी पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि युग्लिना में मिलते हैं। तो ये कैसे हैं, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये सभी पादप कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। पादप कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में हमें देखने को मिलता है। अब कुछ प्रोटोजोआ, यूग्लिना में भी हमें देखने को मिलता है। अब इसके आकार को यदि हम देखें तो आकार इसका बड़ा होता है, तो इसलिए हमें सूक्ष्मदर्शी से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसे अभिरंजित करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, उसे जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसे अभिरंजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा था और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, एक अनुमान भी यदि बताया जाए तो 50,000 के लगभग जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, पर इनकी हर कोशिका के अंदर जो है वो संख्या भिन्न थी। तो अब हम यहाँ आते हैं हमारे लवक के ऊपर। तो ये क्या था कि पादप कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं, सभी पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद कुछ प्रोटोजोआ जैसे कि युग्लिना में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनका आकार कैसा होता है, ये आकार में बड़े होते हैं, जिससे आसानी से सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, तीसरा पॉइंट हमारा, तो आकार में ये कैसे होते हैं, ये बड़े होते हैं जिसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से देखा जा सकता है। फिर उन्हें लवक के बारे में जो है 3 बातें पढ़िए। कौन कौन सी? सबसे पहले सभी पादप कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में हमें देखने को मिलते हैं। अब आकार में बड़े होते हैं इसलिए इसे सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से देखा जा सकता है। अब इनमें कुछ जो वर्णक होते हैं वो क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं। अब देखिए वर्णक भी इसमें 3 तरह के हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो आ जाएगा वो आ जाएगा हरित लवक।
ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं अवर्णी लवक, और थर्ड पे आ जाते हैं वर्णी लवक। अब इनमें देखिए हरित लवक, हरित लवक क्या काम करता है? यह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, तो हरित लवक क्या कार्य करता है? तो हरित लवक कार्य करता है प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है पौधों में। दूसरा आता है अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक क्या कार्य करते हैं? यह खाद्य पदार्थ को संचित करते हैं। तो यह क्या करेंगे? खाद्य पदार्थ को संचित करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए हरित लवक, इसका क्या कार्य था? इसका कार्य था प्रकाश संश्लेषण का। फिर आता है अवर्णी लवक, यह क्या कार्य करेंगे? तो ये काम करेंगे खाद्य पदार्थ को संचित करने में, फूड को स्टोर करने में। फिर उसके बाद आते हैं तीसरे हमारे पास वर्णी लवक, ये क्या कार्य करते हैं? तो ये रंग प्रदान करते हैं, जैसे कि पीले, नारंगी, लाल, हरे जो रंग है यह रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। फिर अब इसके बाद जो अधिकतर जो हरित लवक है वह हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो वह हमें देखने को मिलते हैं पर्ण मध्योतक में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक पॉइंट, अधिकतर लवक हमें पर्ण मध्योतक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हरित लवक। ठीक है, तो अधिकतर हरित लवक हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो लवक है, प्लास्टिड जो है, ये क्या है? पादप कोशिकाओं में, सभी पादप कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आकार में कैसे होते हैं? तो ये बड़े होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देख सकते हैं। फिर उसके बाद तीन तरह के होते हैं। तीन कौन कौन से? हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। तो अवर्णी लवक क्या करेंगे? खाद्य पदार्थ को संचित करेंगे, फूड को स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद जो वर्णी लवक होंगे ये क्या करेंगे? ये कलर जो है रंग प्रदान करने का कार्य करते हैं। और अधिकतर जो है हरित लवक जो है हमें पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में जो है आपको इतना ही देखने को मिलेगा। अगली वीडियो में हम जो है इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।